हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज जो कि हाईली यूज़फुल रहेगी आपके लिए। जो हम सबसे पहले इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का फंडामेंटल ड्यूटीज़। और इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इम्पोर्टेंस यदि मैं बताऊं तो ऑन एन एवरेज आपको एक क्वेश्चन हर साल मिलता है। वन क्वेश्चन जो है हर साल आपको देखने को मिलेगा। हम इस पॉलिटी वाली सीरीज के अंदर कुछ चीज़ें जो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, हम इसके अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं। जैसे कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। हम बुक रेफर करेंगे एम लक्ष्मीकांत की, और उसके अंदर से सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। हमें पढ़ना क्या क्या है, कोशिश मैं करूँगा लगभग चीज़ों के शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड करवाने की। हम वो ही चीज़ पढ़ेंगे जो पीछे के पेपर के अंदर पूछी हुई है, और उन्हीं की थीम को हम डिस्कस करेंगे। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो 2-3 बार पूछी हुई है, तो क्यों ना हम वो छोटे छोटे एक एक दो दो लाइनों के पीछे जाने के बजाय पूरी फंडामेंटल ड्यूटी को ढंग से एक बार पढ़ लें। तो आगे से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके इससे तो गलत होने के चांसेज है नहीं। इसी तरीके से आपका आगे आगे जैसे कि पार्लियामेंट से यदि कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम बार बार उसमें एक एक क्वेश्चन में जाने के बजाय क्यों पढ़ें, हम पूरा पूरा पार्लियामेंट दोबारा पढ़ लेंगे। जैसे और भी फंडामेंटल राइट्स है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर हम सिर्फ थीमेटिक स्टडी है वो इसके अंदर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज आएंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, और हर सब्जेक्ट से हम कोशिश करेंगे PYQ की थीम बेस्ड है हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने बता दी। हर साल जो है जब भी RS प्री का पेपर हुआ है 2-3 साल से, एक क्वेश्चन है इसके अंदर पक्का आया है। कुछ क्वेश्चंस है हम इसके अंदर देखते हैं, फिर उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। आप 30 सेकंड के लिए पोज करके इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे को। कि जो नंबर 1 लगा देते हैं इसके अंदर, नंबर 1 का आंसर क्या है और नंबर 2 का आंसर क्या है। ये एक तो 2016 के अंदर पूछा हुआ है और एक 2021 के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, और दोनों फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर क्वेश्चन है। फिर इसके आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ाऊंगा, तो आपके आंसर ऑटोमेटिक उसमें से निकल के आ जाएंगे। और अभी आपको इसके अंदर है, इसके आंसर पहले से ही सोच के रखने हैं। इसके अंदर चारों में से आंसर है वो कौन सा होगा नंबर 1 का, और इसके अंदर आपका चारों में से आंसर है वो कौन सा होगा। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। होती क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़? सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 पन्ने का आपका मटेरियल है सारा, और हर साल आपके एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने के चांसेस है वो हम हर तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। चलिए फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की मैं यदि बात करूं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है अंडर आर्टिकल 51A में कवर होती है। अंडर आर्टिकल 51A में कवर होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A है वो बनता है। और टोटल फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे पास 11। अब आपको कोई यदि ऐसा पूछ ले कि जब ओरिजिनली इसको इंसर्ट किया गया था तो क्या ये 11 थी? नहीं, तब ये हमारे कितनी थी ओरिजिनली? जब ये 1976 के अंदर इसको इंसर्ट किया गया तो ये हमारे 10 ड्यूटीज़ थी। और आपको ऐसे पूछ ले कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान के अंदर जोड़ा गया था या इंसर्ट किया गया था, वो आपका है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये वो टाइम है जिस टाइम आपकी इंटरनल इमरजेंसी जो है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाली टाइम में चल रही थी, तो उस टाइम हमने ये कुछ चीज़ें जोड़ी थी। हमने ये कहाँ से कॉपी मारा है या हमने कहाँ से पढ़ा है इसको या कहाँ से इसको इंस्पायर होकर लिया है, तो हम इससे इंस्पायर हुए थे ईस्ट वाइल USSR। जो USSR था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसका मतलब हमने इंस्पायर होकर वहाँ से हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली है। और जो ओरिजिनली 10 ड्यूटी थी उसके अंदर हमने एक और ड्यूटी मेंशन की है, वो एक नया एडिशन है, वो आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर जो 2002 के अंदर आया था, उसके अंदर हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो जोड़ दी थी। ठीक है, और उसके बाद में ये आपकी जो नई ड्यूटी जोड़ी गई थी ये वाली है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। आपकी बहुत सारी जो एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है वो इससे रिलेटेड है आपकी। ठीक है, कुछ आपके MCQ जिसमें सीधी और बने तो ये पूछे जा सकता है कि भाई ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है क्या ये सारे सिटीजन के लिए अलाउ है या फॉरेनर और सिटीजन सब के लिए अलाउ है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका
सिर्फ आपका किस में है, ये सिटीजन्स के लिए है, ठीक है, ये फॉरेनर्स के लिए अलाउ नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है और पूछा जाता है वो है किस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था? सरदार सरवण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, ठीक है। अभी तक हम देखें बहुत सारी बड़ी बड़ी मतलब कंट्रीज देख लो या बहुत सारी डेमोक्रेसीज देखें तो कहीं पे भी ऐसी कोई ड्यूटीज का कंसेप्ट नहीं है। बहुत सारी मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज की मैं बात करूं, लाइक यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कोई भी इस टाइप की ड्यूटी नहीं है जो सिटीजन्स को फॉलो करनी पड़ती हो। लेकिन जब एक सिर्फ जापान है, वहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ कुछ लिस्ट है ड्यूटीज़ की, लेकिन वो ये नहीं है, वो अलग टाइप की है। फिर आपका आगे कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो नॉन जस्टिशियबल इन नेचर है। नॉन जस्टिशियबल नेचर का मतलब क्या हुआ कि भाई जस्टिशियबल नेचर तो वो हो गई, जैसे आपको मैं 2-3 चीज़ें आपको इसमें कंपेयर कराऊं। एक होता है आपका फंडामेंटल राइट, एक होता है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और एक होती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये तीन जो है, इसमें से एक एक क्वेश्चन लगभग आने के चांसेस रहते हैं। हम 1 बाई 1 इनको अलग तरीके से करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर जस्टिशियबल इन नेचर, जस्टिशियबल इन नेचर यानी क्या मतलब हुआ, इसके अंदर आपको जस्टिस है वो कंपलसरी है, मिलेगा ही मिलेगा। इसके अंदर क्या है, दे आर नॉन जस्टिशियबल, जस्टिशियबल इन नेचर, दे आर नॉन जस्टिशियबल इन नेचर, ये दोनों ही। चलिए, यदि आपके कोई फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, इट मीन्स यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू वेयर, हाई कोर्ट के अंदर आप कम से कम, और मैक्सिमम आपका सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट के कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। यदि आपके किसी फंडामेंटल राइट का, मूल अधिकार का जो आपका हनन होता है, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द वेयर सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, और उसके बाद में आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। लेकिन डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन केस के अंदर आपको यू नीड टू फॉलो द प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी आपका प्रोसीजर रहेगा, ठीक। तो ये आपका, इसके ऊपर यदि मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कराऊं कि आपका आर्टिकल आपको कोई पूछ ले कि आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल आपका है 51A और पार्ट 4th A किस अमेंडमेंट में जोड़ी गई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ओरिजिनली 10 ड्यूटी थी, फिर हमने एक और जोड़ी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, और ये एक और जोड़ी वो कौन सी थी? 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड। ये सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है। सरदार सरवण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से आई थी, उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस पार्टी ने इस कमेटी को सेटअप किया था। जापान के अलावा किसी भी टाइप की कोई ड्यूटी का प्रावधान किसी कंट्री में है नहीं, जापान के अंदर भी ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लिस्ट्स है ड्यूटीज जो सिटीजन्स के लिए दे रखी है। दीज ऑल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिशियबल इन नेचर, कोई जस्टिस की गारंटी इसके अंदर नहीं है। हालांकि देखो, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन गारंटेड कुछ नहीं है। मैंने आपको ये बता दिया जस्टिशियबल इन नेचर और नॉन जस्टिशियबल इन नेचर क्या होता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ड्यूटीज जो है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार पढ़ के। वैसे तो हम हर स्टेट बोर्ड की बुक होती है, उसके पीछे लिखा हुआ देखते हैं कि ड्यूटीज है क्या, और आपके कुछ चीज़ें जो है वो बड़ी कॉमन है, हर बुक के पीछे आपको मिल जाती है, ठीक है। इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत नहीं होती है, हर बुक के पीछे होती है जिसका मूल कर्तव्य होता है। इसके अंदर मैं दिया आपको बताऊं तो मूल कर्तव्य के अंदर आपको इंग्लिश में जैसे ए से है आपकी, ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे, के। ये के वाली जो है ये आपकी बाद में जोड़ी गई थी, के वाली आपकी बाद में जोड़ी गई थी, ठीक है। अर्लियर आपकी जो है 10 ड्यूटी इसके अंदर थी, ये 2002 के अंदर आपकी जोड़ी गई थी, जो आपका 89 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ये भी आपको मैंने बताया यहाँ पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उससे ये के वाली जोड़ी गई थी। ये सारी आपकी क्या थी, ओरिजिनली जब ये इंसर्ट किया गया तब थी। तो ए में क्या है, ए के अंदर है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, ठीक है।
दूसरा है आपका स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इंग्लिश में इसका है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। थर्ड है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। टू डिफेंड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारी आपकी इस तरीके से आपकी जो है, जैसे कि आगे आपके दे के देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका प्रशिक्षण करें। ठीक, एक आपकी पर्यावरण से रिलेटेड है, उसके बाद साइंटिफिक नॉलेज से रिलेटेड है, साइंटिफिक टेम्पर से रिलेटेड है, फिर आगे पब्लिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है एक, और टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़, और लास्ट वाला जो आपकी है जो लेटेस्ट जोड़ी गई थी के वाली, ये आपकी अलग से है। अब इसके अंदर क्या है, ये जो ड्यूटीज़ है इसमें सम ऑफ देम, मैं यदि बात करूं, सम ऑफ देम आर moral duties while other are civic duties। moral duties कौन सी है, जैसे कि यदि मैं बात करूं, moral percept and respecting the constitution, national flag, national anthem है, इनके साथ में ये कुछ आपकी जो है सिविक ड्यूटी है। और फॉर इंस्टेंस चेरिशिंग द नोबल आइडिया ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इज ए मोरल परसेप्ट। ठीक है, मोरल आपकी फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हो गया, और ये आपकी नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम से रिलेटेड ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका ऑलमोस्ट जो है, इसमें से जो आपसे लगता है कि कोई क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, इसके अलावा इसमें से मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन है इसमें से बन सकता है। कैसा भी पेपर आएगा, अब इसके अंदर आपके आंसर मिल गए होंगे। सबसे पहला आई होप आपने कमेंट सेक्शन में बताया होगा, और नहीं है तो जल्दी से है इसको पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर डालें। हर वीडियो के अंदर है हम PYQ पहले लेंगे, आगे में है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड। अगला जो वीडियो आपका होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड होगा, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। फिर इसको कंपेरेटिव स्टडी हमें SHRC, NHRC, इस तरीके से हर एक चीज़ की कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। और मतलब यदि आपने वीडियो ही आपने ढंग से 10-15 मिनट का देख लेना तो आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ इसमें ही तैयार हो जाएगा आपका। तो आपका पहला आंसर आ गया ऑटोमेटिकली। फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड कब किया गया था? 76 के अंदर। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ होम, सरवण सिंह, सरदार सरवण सिंह कमेटी। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम बाकी जो है नेक्स्ट स्लाइड कवर करेंगे नए टॉपिक के साथ में। चलिए, और तब तक आप लोग सारथी सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपको आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ पेपर ओरिएंटेड आपको चीज़ें मिलेगी। और बेल आइकन तो आप बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आपका नया वीडियो अपलोड होगा बेल आइकन पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें आने वाली है आपके सारी की सारी जो है कंपेरेटिव स्टडी में आएगी। कंपेयर करके मैं आपको बताऊँगा कि हाँ सेंटर और स्टेट का कैसे करना है। राजस्थान का भी साथ में कवर करेंगे। आपका जैसे एक साइड में आपकी पॉलिटी की सीरीज चलेगी, अभी पॉलिटी के साथ साथ में मैं आपको इकोनॉमिक जो रिव्यू है, आर्थिक समीक्षा जो बोल रहे हो, उसकी भी चैप्टर वाइज में है आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा। फिर हम स्पेक्ट्रम जो है इसको साथ साथ स्टार्ट करेंगे, स्पेक्ट्रम विथ रेफरेंस टू द आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर जो है उसको साथ लेके स्पेक्ट्रम भी शुरू करेंगे। तो यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो बहुत चीज़ें आने वाली है, बहुत चीज़ें जो RS प्री से पहले आपके कुछ ऐसे मान लीजिए कि 500+ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये होंगे कितने, यही 10-15 मिनट के। तो ये यदि आपने इतना भी कर लिया ना तो आपका प्री कोई नहीं रोक सकता, 100% गारंटेड प्री आपका कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि थीम रिपीट होती है, आप बार बार देख सकते हो। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले की मैं बात करूँ तो 2 बार मैंने 2 पेपर का देखा है, पीछे भी इसमें आ रखा है, 2 का आपके क्वेश्चन लिए। हर बार थीम रिपीट होती है, हर बार थीम रिपीट होती है। थीम नहीं होगी तो कोई ना कोई ऑप्शन रिपीट हो जाता है, घूम फिर के क्वेश्चन वैसा का वैसे ही आना है। ठीक है, तो चलिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।